नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में हम लोग भारतीय इतिहास के भाग 3 को आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुल 30 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, उसके निकट स्थित था। और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय यह अस्तित्व में आया, और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया, और बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व वह घटने लगा था। तो यहाँ आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है था वह राजा बिंबिसार। कौन था? तो राजा बिंबिसार। लगभग 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व, इनका समय काल जो था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला जो प्रश्न है आपका, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ आपका ए और सी दोनों विकल्प सही होगा, क्योंकि जो है मगध की जो शुरू की राजधानी थी वह ग्रीव्रज थी, जिसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जो कि गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वह बृहद्रथ वंश था, और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ ए और सी दोनों विकल्प सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। नंद वंश का जो शासनकाल रहा वह 344 से लेकर के 324 या फिर कहीं कहीं पर 323 भी आपको मिलेगा, ईसा पूर्व तक जो है था। और नंद वंश की स्थापना नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। और नंद वंश में कुल 9 राजा थे। पहले उग्रसेन जो है, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, दूसरा पंडुक थे, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठवां जो थे वह थे गोविषाणक, और 7वां 10 सिद्धक थे, 8वां कैवर्त, और 9वां जो थे वह घनानंद थे। कुल 9 शासक हुए। और नंद वंश में जो है जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता जो है शासकों के विरुद्ध हो गई थी, और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण जो है वह व्याप्त हो गया था। और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने। और अगला जो प्रश्न है आपका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशाख दत्त। सी विकल्प सही हो जाएगा।
विशाख दत्त के द्वारा जो रचना है उनका मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन नाम जो है यहाँ याद रखिएगा, विरसल और कुलहीन भी कहा गया है। और 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख जो है मिलता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वंचितक या फिर अभिसारिका वांधितक, जो कि जो है आपका अभी वह प्राप्त नहीं है। तो यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वह है विशाख दत्त द्वारा जो है वर्णन प्राप्त हुआ है और इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। और अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित में से कौन मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी विकल्प से हो जाएगा घनानंद। महापद्मनंद जो कि उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। और महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों में तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती हैं। यानी महापद्म नंद को लेकर के कुल 9 शासक हुए नंद वंश में। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है और भद्रसाल जो है उसका सेनापति था। घनानंद का सेनापति कौन था? तो भद्रसाल, याद रखिएगा, यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो यह लकड़ी का बना हुआ था, सी विकल्प से हो जाएगा। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष वह प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए जो है आपका यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ी का, सी विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो डी विकल्प से हो जाएगा, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें जो पहले थे पेशवा, उसके बाद अमात्य, पेशवा के बाद अमात्य, फिर जो है मंत्री, उसके बाद जो है सचिव, सचिव के बाद जो होते थे वह सुमंत जो कि विदेश सेवा का कार्यभार देखते थे, सेनापति, उसके बाद सेनापति के बाद जो है पंडित राव होते थे, इसमें पंडित राव, उसके बाद जो है न्यायाधीश। इसमें कुल जो है 8 मंत्रियों को जो है शिवाजी के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। तो राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति ये कार्य करते थे और इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता और प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति वह उत्तरदायी होता था। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो शिवाजी ने। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो है चंद्रगुप्त ने, बी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, आपको बताना है वह कौन सा है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ जो है बहुत सी नहरें बनवाई और इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव वह पश्चिम भारत पर था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है, अशोक के द्वितीय शिलालेख से जो है स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को जो है प्रत्यंत या फिर जो है सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग तक जो है अशोक के साम्राज्य का जो है विस्तार था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला जो प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। सिंहली अनुश्रुतियों और दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुतिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा जो है स्तंभलेख और तीसरा जो है गुहालेख। और शिलालेख ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से ये प्राप्त किए गए। ये स्थान कौन से हैं? तो पहला याद रखिएगा शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों जो है ब्राह्मी लिपि में न लिख करके एक खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख एक खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो हमने बताया शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी और सुपारा ये जो है अशोक के 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेख यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। तो अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख जो है वह आपका प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा, प्राकृत। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है खरोष्टी लिपि। अभी हम बताएं कि अशोक का जो 2 जगह से प्राप्त हुआ है, यानी कि शहबाजगढ़ी से, एक तो शहबाजगढ़ी और दूसरा जो है मानसेहरा, 2 जगह से प्राप्त अभिलेख वह जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह है खरोष्टी लिपि। और अगला जो प्रश्न आपका, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ जो है आपका शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता तीनों ही जो है सही है। राजा के प्रति वफादारी, ये जो है अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है नहीं था। तो यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो बी सी डी जो है तीनों सही है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि अशोक के धम्म का मूल संदेश कौन सा नहीं है, तब जाके आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाता है। क्योंकि अशोक धम्म एक जो है नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख, कौन सा? तो दूसरा और 7वां शिलालेख के माध्यम से ये संदेश देता है कि जो है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना और पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा यानी कि बी भी सही है, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी निहित हैं। अब जबकि ये जो है यहाँ दिया गया राजा के प्रति वफादारी, ये निहित नहीं है। तो प्रश्न जो है आपसे ये होना चाहिए था यहाँ कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या नहीं है, तब ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाता आपका। अगला जो प्रश्न है आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? तो वह है भाब्रू स्तंभ। डी विकल्प से हो जाएगा। भाब्रू जिसको बैराट भी कहा जाता है, बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो प्रियदर्शी के नाम से, बी विकल्प से हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय या
अथवा देखने में जो है सुंदर आदि जो है उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है, अशोक वर्धन भी कहा गया है। लेकिन यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी विकल्प से हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो यह मैकियावेली के प्रिंस से जो है इसकी तुलना की जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अभी बताया गया है जो है यहाँ आपका जो है बी और सी दोनों विकल्प सही होगा। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति। कौटिल्य यानी कि चाणक्य जिनका नाम था, इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र यह शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की जो है पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो कि विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी वर्णित है। सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम जो है वह व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। तो यहाँ बी और सी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ जो है ऑप्शन में जो दिया गया है बी और सी दोनों जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कुल 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज के द्वारा विभाजित किया गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, पहला कौन सा है? तो दार्शनिक। दूसरा है कृषक, और तीसरा है पशुपालक, तीसरा पशुपालक है। चौथा है कारीगर, पांचवां योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। और मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो अभी बताया गया है वह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। वो 7 वर्ग कौन से हैं, यानी कि श्रेणी कौन से हैं? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सातवां सभासद। अगला जो क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ कोई भी जो है विकल्प सही नहीं है, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का जो है वर्णन करता है। और इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने, यानी कि उसका नाम जो है नहीं पता चला है, उसने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है वह? तो वह इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। तो सी विकल्प सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये पहले भी बताया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना ये गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक सबसे पहले उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु जो है विकल्प में यहाँ उदयन नहीं है, तो आपका ए विकल्प से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यदि उदयन रहता ऑप्शन में तो आप उदयन को सही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र को बसाया था
और उसने अपनी राजधानी को जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विम कडफिसेस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि किसके समय में आपको बताना है यहाँ? तो कुषाणों के समय में, ए विकल्प से हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला था गांधार शैली और दूसरा जो था वह था मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यह यूनानी कला से प्रभावित था। तो याद रखिएगा यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने, यानी कि कण्वा या कण्व वंश। सी ऑप्शन से हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वह था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया और वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह था कण्व या फिर कण्वायन जो है वंश, इसके नाम से जो है जाना जाता है। और शुंगों के समान यह भी जो है ब्राह्मण वंश था। तो याद रखिएगा, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश जो है भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। अगला प्रश्न है आपका, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो यह जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेक के साथ। सी विकल्प से हो जाएगा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल ये प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो याद रखिएगा, खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। और अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल, ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में जो है पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया और मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही जो है प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो आपका ए विकल्प से हो जाएगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। और अंतिम प्रश्न है यह, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यह था ताम्रलिप्ति। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। गुप्त काल में जो है बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो यदि पूछा जाए ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? तो बंगाल में। और जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वह था भृगुकच्छ, जिसको भड़ौच भी कहा जाता था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो यहाँ जो है बी विकल्प से हो जाएगा कि पूछा गया है कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि कहाँ है? बंगाल में पहले था। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के तैयारी को अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और यूपी
पीएससी के रिगार्डिंग जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, आप देख सकते हैं यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यूपी पीसीएस बैच से जो है आप जुड़ सकते हैं। यूपी लेखपाल है, यूपीएसआई, आरओ एआरओ, इन सभी बैच से जुड़ के आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लोअर क्लियर करने के लिए जो है रामबाड़ कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरे 5 मंथ का जो एक कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें आपको प्री और मेंस का जो है तैयारी कराया जाएगा। 19 जनवरी से यह स्टार्ट हो रहा है आपका, यह 23 जून को समाप्त हो जाएगा बैच। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टॉप जो है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर एजुकेटर्स और यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में जो है आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है, उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।